दोस्तों नमस्कार। आज अपन साहित्य के इतिहास की परंपरा, काल विभाजन और नामकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, साहित्य का इतिहास जनता की चित्रवर्ती का इतिहास है, ये कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गणपति चंद्र गुप्त का या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में इसकी चर्चा की है। अगला सवाल देखिए, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवाद, वस्तुपरक, तथ्यपरक या सत्यवादी? तो भारत का रहा है आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवाद दृष्टिकोण लेकर हिंदी साहित्य का इतिहास रचा गया है। अगला सवाल देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र, राहुल संकेतन, विश्वनाथ प्रसाद या हजारी प्रसाद? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 पुस्तकें लिखी थी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगला सवाल देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का सूत्रपात करने वाले कौन थे? तो गार्सा द ताशी, एक फ्रेंच भाषा में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। तो सूत्रपात करने वाले गार्सा द ताशी। अगला सवाल देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए क्या है? जैसे कि आप सबको मालूम होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला सवाल देखिए, इसमें से असत्य कथन कौन सा है? शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ 1929 सही है, गार्सा द ताशी हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक सही है, सरोज ने 1000 कवियों का। तो तीसरा हो जाएगा हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। असत्य कथन है, ठीक है। आदिकाल हजारी प्रसाद की रचना है। अगला सवाल देखिए, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? जो गार्सा द ताशी ने 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखने की कोशिश की थी। अगला सवाल देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, एक फ्रेंच विद्वान, तो उन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखने की कोशिश की थी। अगला सवाल देखिए, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य का अतीत या हिंदी साहित्य का इतिहास? तो मिश्र बंधु विनोद हो जाएगा। गणेश बिहारी मिश्र और तीनों भाइयों ने मिश्र बंधु विनोद लिखा था। अगला देखो, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, आचार्य चतुर्सेन, रामविलास शर्मा या टिक्कम सिंह? तो वीर काव्य टिक्कम सिंह के द्वारा लिखा गया था। इसको ऐसे याद करना, वीर ही टिक पाते हैं युद्ध के मैदान में, तो टिक्कम सिंह हो जाएगा वीर काव्य का। अगला देखिए, नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृत्त इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल के संपादक कौन है? 6वें खंड रीतिकाल का संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया था, ये ध्यान रखना। डॉक्टर नगेंद्र ने 6वें खंड रीतिकाल का संपादन किया था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन विचल शर्मा, डॉक्टर नामवीर और विनय मोहन? तो कौन हो जाएंगे? नलिन विलोचन शर्मा। देखो, नज़र सही होगी तो इतिहास के दर्शन होगा, इसी से आपको याद करना है, नलिन विलोचन शर्मा। अगला सवाल देखो, इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास? तो रीति काव्य की भूमिका ये नगेंद्र की पुस्तक है, रीति काव्य की भूमिका नगेंद्र की। बाकी तीनों पुस्तकें
हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला देखिए, शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण किया। क्या नामकरण किया था? तो जैसा कि आप सबको मालूम होगा, शुक्ल जी ने सर्वप्रथम हिंदी के आदिकाल को वीर गाथा काल नाम कहकर, और वीर गाथा काल में 12 पुस्तकों का विवरण देते हुए वीर गाथा काल नाम दिया था, ये भी याद रखना है। अगला देखिए, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया था? परंपरा, प्रवृत्ति की प्रधानता, प्रमुख ग्रंथ या कोई नहीं? तो शुक्ल जी ने प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला सवाल देखिए, आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? परीक्षा में ये सवाल अधिकतर आता है। हिंदी आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? तो चारण काल कहने वाले राम कुमार वर्मा है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल कहा। अगला सवाल देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? कब से माना गया है? तो देखो, 750 विक्रम संवत से राम कुमार वर्मा जी हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। अगला देखिए, अब वन लाइनर प्रश्न है, इनको अच्छी तरह से देखना, अधिकतर परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसका था? तो गारसा दत्ताशी का। इन्होंने इस्तवार दला एंदु हिंदुस्तानी नाम से 1839 ईस्वी में रचना लिखी थी। अगला देखिए, गारसा दत्ताशी के इतिहास का नामो उल्लेख कीजिए। जो गारसा दत्ताशी ने 1839 ईस्वी में इतिहास लिखा, उसका नाम क्या है? तो ध्यान से देख लो, इस्तवार दला लिटरेट्यूर एंदु हिंदुस्तानी। अगला देखिए, गारसा दत्ताशी ने अपना इतिहास कब और किस भाषा में लिखा? तो 1839 में प्रथम भाग और 1847 में द्वितीय भाग इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। इसको याद रखना, यहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। अगला सवाल देखिए, गारसा दत्ताशी की इतिहास लेखन परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे है? जिन्होंने शिव सिंह सेंगर है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। अगला देखिए, शिव सिंह सेंगर ने कौन सा इतिहास लिखा था? तो शिव सिंह सरोज नाम से, ये याद रखना, शिव सिंह सेंगर इनका नाम है और शिव सिंह सरोज इनकी कृति है हिंदी साहित्य की। ठीक है, जो 1883 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी और लगभग 1000 कवियों को इन्होंने समाहित किया था। अगला देखिए, शिव सिंह सेंगर ने कितने कवियों के जीवन चरित्र को अपने इतिहास में प्रस्तुत किया? तो लगभग 1 सहस्र यानी 1000 कवियों को अपने साहित्य इतिहास में प्रमुख स्थान दिया था और इन्होंने भी वर्ण क्रम के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। अगला देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में किसका इतिहास प्रकाशित हुआ था? तो जॉर्ज गियर्सन का। 1888 ईस्वी में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। ठीक है ना, तो ये याद रखना, जॉर्ज गियर्सन 1888। अगला सवाल देखिए, गियर्सन के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? तो इनका इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और सन याद रखना आपको 1888। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लेखकों कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किसने अपने इतिहास में किया? तो सर्वप्रथम जॉर्ज गियर्सन ने कवियों का काल क्रम के अनुसार वर्गीकरण कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, ये याद रखना आपको। अगला सवाल देखिए, सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का इतिहास किसे कहा जा सकता है? क्योंकि इन्होंने काल क्रम के अनुसार लिखा था गियर्सन ने, इसलिए इनके ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहा जा सकता है सच्चे अर्थों में। अगला सवाल देखिए, जॉर्ज गियर्सन के इतिहास की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी?
देखो इनके इतिहास की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, भक्ति काव्य को इन्होंने हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना था। ये याद रखना, ये अधिकतर प्रश्न में पूछा जाता है, भक्ति काव्य को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने माना, तो जॉर्ज गियर्सन ने माना था। अगला देखिए, अगला सवाल है, जॉर्ज गियर्सन के इतिहास की महत्वपूर्ण उपलब्धि भक्ति काव्य को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना। ये प्रश्न वापस लिया है क्योंकि ये सीधा सीधा परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरह से आप याद कर लेना, ये आ सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, मिस्र बंधुओं द्वारा रचित इतिहास का नाम क्या है। तो मिस्र बंधुओं द्वारा इतिहास का रचित मिस्र बंधु विनोद है, जो 4 भागों में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से आप याद रखना। अगला सवाल देखिए, मिस्र बंधु विनोद में मिस्र बंधुओं ने कवियों को स्थान दिया, कितने कवियों को, तो लगभग 5000 कवियों को इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान दिया था। ठीक है ना, ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा कवियों को स्थान देने वाले मिस्र बंधु। अगला सवाल देखिए, मिस्र बंधु विनोद में मिस्र बंधुओं ने कवियों को स्थान कितना दिया, तो लगभग 5000 कवियों को दिया था, ये याद रखना है। ठीक है, 5000 कवियों को, और सबसे ज़्यादा अगर किसी हिंदी साहित्य इतिहास लेखक ने कवियों को स्थान दिया तो वो है मिस्र बंधुओं ने। ठीक है ना, अगला सवाल देखिए, कवियों के साथ साथ साहित्य के विभिन्न अंगों पर ध्यान किसने दिया, ये प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखना, मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास लेखन में कवियों के साथ साथ साहित्य के विभिन्न अंगों पर भी इन्होंने ध्यान दिया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको अच्छी तरह से आप याद रख लेना। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किसने किया था, कालक्रम के अनुसार जॉर्ज गियर्सन ने किया था। ध्यान रखना, जॉर्ज गियर्सन ने सर्वप्रथम कालक्रम के अनुसार, वर्णाक्रम नहीं अपनाया था, इन्होंने कालक्रम को अपनाते हुए हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था। अगला देखिए, जॉर्ज गियर्सन ने अपने इतिहास का प्रारंभ कब से माना, ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है, तो 700 ईसा से। ध्यान रखना, 700 ईसा से। ठीक है ना, इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में प्रारंभ किया 700 ईसा पूर्व से, और अवधि के कवियों को भी ले लिया था। अगला देखिए, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किसने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर, याद रखना। अगला सवाल देखिए, शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में सच्चे अर्थों में हिंदी का सर्वप्रथम किसी हिंदी कवि द्वारा, लेखक द्वारा लिखा गया इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आचार्य शुक्ल के इतिहास की प्रमुख विशेषता क्या है। देखो, आचार्य शुक्ल ने कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र के स्थान पर उनकी रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन किया है। कवियों के और साहित्यकारों के जीवन चरित्र को नहीं अपनाया, उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन किया है, ये याद रखना है। अगला देखिए, किसने अपने इतिहास में भक्ति काल को सर्वप्रथम 4 भागों में बांटा, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, जिन्होंने वीरगाथा काल, जिसे हजारी प्रसाद ने दूसरा नाम आदिकाल दिया था, और भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल या गद्य काल। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास संबंधी रचनाएं कौन सी है, तो याद रखना ये तीनों इनकी रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये कौन की है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये हजारी प्रसाद जी की, इसमें से कोई भी एक आ सकती है, याद रखना। अगला सवाल देखिए, वही मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आचार्य हजारी की रचना कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसको अच्छी तरह से याद रखना, इससे परीक्षा में एक प्रश्न बनेगा। अगला सवाल देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी रचना है, तो रामकुमार वर्मा की, ये याद रखना, रामकुमार वर्मा ने आलोचना की है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनकी रचना है, ये परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है।
रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो 793 ईस्वी से ये हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। इसको याद रखना, परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, नागरी प्रचारणी सभा के इतिहास ग्रंथ का नामोल्लेख कीजिए। तो नागरी प्रचारणी सभा ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसका नाम है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। आपको कहीं कहीं इसके 16 खंड तो कहीं 18 खंड मिलेंगे, तो ध्यान रखना, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। अगला सवाल देखिए, साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? तो मैंने कहा इतिहास का दर्शन नज़रों से, नयन से होता है, तो नलिन विलोचन शर्मा की है इतिहास दर्शन। इसको ऐसे याद करना, ठीक है ना, नयन से नलिन विलोचन शर्मा। अगला देखिए, अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। ठीक है ना, गणेश जी वैज्ञानिक थे, याद रखना इसको, और ऐसे ही याद करना है। वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है, इसको अच्छी तरह से याद रखना। अगला देखो, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, इनके लेखक है डॉक्टर बच्चन सिंह, ये याद रखना। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल के लेखक कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। ये भी परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। अब वन लाइनर प्रश्न ले रहा हूँ जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास किसने लिखा? तो समीक्षा किसने की? राम गोपाल शर्मा दिनेश ने। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास लिखने वाले हैं डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश, इनको अच्छी तरह से याद रखना। अगला देखिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास भी डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, ध्यान रखना। दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा, क्योंकि डबल च आ रहा है, तो दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, इसको ऐसे याद कर लेना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास के रचनाकार है कृष्ण शंकर शुक्ल। कृष्ण शंकर शुक्ल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दिया था अपने इतिहास ग्रंथ का, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का। अगला सवाल देखिए, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये अधिकतर पूछा जाता है, किसकी इतिहास संबंधी रचना? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की, ये याद रखना, ये परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अगला देखिए, साहित्य का इतिहास लिखने में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या काल विभाजन और नामकरण की थी। ठीक है, सही ढंग से काल विभाजन नहीं हो पा रहा था, और नामकरण में जैसे वीर गाथा काल को फिर हजारी प्रसाद जी ने आदिकाल नाम दिया, तो ये बड़ी समस्या थी। अगला सवाल देखिए, काल विभाजन का प्रमुख आधार क्या है? तो जैसा कि आचार्य शुक्ल ने लिया था, प्रवृत्ति विशेष का मूल प्रेरणा स्रोत, यानी जिस समय की जो प्रवृत्ति रही उसको मूल प्रेरणा मानकर इतिहास लिखा गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इतिहास लेखन में शुक्ल जी का प्रथम क्रांतिकारी कदम क्या था? तो उन्होंने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मान लिया था। इन्होंने कहा था अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य में शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, उन्होंने अलग माना था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? आपको याद हो गया होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने 12 ग्रंथों के आधार पर वीर गाथा काल नामकरण किया था। ठीक है ना, फिर हजारी प्रसाद ने उसको आदिकाल नाम दिया, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल की समय सीमा बांधी है, कब मानी? ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको संवत याद रखना है। 1050 से 1375 विक्रम संवत है, ईस्वी सन नहीं है। 1050 से 1375 विक्रम संवत वीर गाथा काल है। अगला देखिए, वीर गाथा काल के लिए राहुल सांकेत्यायन ने क्या नाम दिया? तो राहुल सांकेत्यायन ने नाम दिया था सिद्ध सामंत काल। ये भी परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाता है कि सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया वीर गाथा का? तो राहुल सांकेत्यायन ने। अगला देखिए,
हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम सबसे पहले किसने दिया था? चारण काल के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहकर पुकारा था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, राहुल सांकेतिक ने सिद्ध सामंत काल की समय सीमा क्या मानी है? तो सन 760 से सन 1300 ईस्वी मानी गई। ठीक है, इसको भी याद रखना, ये भी कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी के आरंभिक काल के लिए क्या नाम दिया? ये परीक्षा में 100% पूछा जाता है। तो संधि काल और चारण काल ऐसे पूछा जाता है। संधि काल और चारण काल नाम किसने दिया? तो आपको याद रखना है, रामकुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल नाम दिया है। अगला सवाल देखिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल की समय सीमा क्या मानी है? तो 700 से 1000 तक संधि काल और संवत 1000 से संवत 1375 तक चारण काल। ठीक है, इसको याद रखना है, ये भी परीक्षा उपयोगी है। अगला सवाल देखिए। डॉक्टर वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? तो संधि काल के अंतर्गत ध्यान रखना, सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य का इन्होंने विवेचन किया, वर्णन किया और प्रमुख सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में विवरण दिया। अगला देखिए। डॉक्टर वर्मा ने चारण काल के अंतर्गत किस साहित्य की विवेचना की? ये इम्पोर्टेंट है, डिंगल साहित्य की। डिंगल साहित्य की इन्होंने रामकुमार वर्मा ने विवेचना की थी। यदि आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगला सवाल देखिए। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना, कब से माना? तो 10वीं शताब्दी से इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हुए 1050, ठीक है ना, विक्रम इन्होंने माना था। अगला सवाल देखिए। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के लिए आदि नाम किसने दिया? आदिकाल नाम तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीरगाथा काल कहा था, लेकिन हजारी प्रसाद ने विरोध किया और उसका नाम आदिकाल रखा। अगला सवाल देखिए। आदिकाल की प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था? प्रारंभिक काल आदिकाल किसने कहा था? तो मिश्र बंधुओं ने जो आदिकाल था उसको प्रारंभिक काल कहकर पुकारा, ये ध्यान रखना। और उन्होंने जो काल विभाजन किया है वो पहले काल को प्रारंभिक काल का याद रखना है। अगला सवाल। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा था? ये इम्पोर्टेंट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद, ये सीधा सीधा पूछा जाता है, ध्यान रखना। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कहा था। आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला। आरंभिक काल को वीर काल के नाम से किसने पुकारा था? तो ध्यान रखना, विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने। मिश्र मत कर देना। विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने आरंभिक काल को वीर काल के नाम से पुकारा है, ये याद रखना। ठीक है, अगला सवाल देखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया है? तो 4 कालखंडों में विभाजित किया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। अगला सवाल देखिए। आचार्य शुक्ल के इतिहास में विवाद का प्रमुख विषय क्या था? सबसे ज़्यादा विवाद आचार्य शुक्ल के आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देने से हुआ था। प्रारंभिक काल में जो उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था तो उस पर सबसे ज़्यादा विवाद हुआ था, फिर उन्होंने नाम बदलकर आदिकाल रखा था। अगला सवाल देखिए। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के संपादक है, ध्यान से देखना प्रश्न, कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के संपादक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र है। ये भी अधिकतर परीक्षा में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए आप। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियों के रचयिता कौन है? शिव कुमार शर्मा। ये कई बार परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाता है। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, तो शिव कुमार शर्मा, ध्यान रखना आपको, शिव कुमार शर्मा है, इनकी पुस्तक का नाम है। अगला देखिए।
हिंदी साहित्य का अतीत, अतीत किसने लिखा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या मिश्र आएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। ठीक है, ये याद रखना है और परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनेगा। अगला देखिए, रीति काव्य की भूमिका के रचनाकार कौन है? ये भी परीक्षा में 100% आएगा। रीति काव्य की भूमिका के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र है, ध्यान रखना। डॉक्टर नगेंद्र रीति काव्य की भूमिका के रचनाकार है, उन्होंने रीतिकार का ज़्यादा वर्णन किया। अगला देखिए, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा? विवेचनात्मक इतिहास लिखा है डॉक्टर राजनाथ शर्मा ने। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखने वाले कौन है? डॉक्टर राजनाथ शर्मा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य ग्रंथ के संपादक कौन है? हिंदी साहित्य तो धीरेन्द्र वर्मा, ये याद रखना। हिंदी साहित्य तो धीरेन्द्र वर्मा, ये याद रखना, ये प्रश्न आएगा, ये पूछा जाता है। हिंदी साहित्य ग्रंथ के संपादक कौन है? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है, शर्मा नहीं, वर्मा। अगला देखिए, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर भागीरथ मिश्र। ठीक है, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, इनके काव्य शास्त्र की एक पुस्तक भी है। ठीक है, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, तो इसको याद रखना है, डॉक्टर भागीरथ मिश्र। अगला देखिए, हिंदी भाषा उद्भव और विकास के लेखक हैं उदय नारायण तिवारी। यहाँ आप हजारी प्रसाद द्विवेदी मत कर देना। हिंदी भाषा उद्भव और विकास, वहाँ है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ठीक है ना, तो यहाँ ये उदय नारायण तिवारी है, याद रखना। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया था? तो जैसे कि आपको मालूम है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला वीर गाथा काल रख दिया था, फिर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। ठीक है ना, फिर उन्होंने अपना नाम चेंज किया था और आदिकाल रखा था, तो दोहरा नामकरण इन्होंने किया था। अगला देखिए, हिंदी का भाषा वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? हिंदी का भाषा वैज्ञानिक इतिहास तो श्याम सुंदर दास। ये महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तकों का मैं वर्णन कर रहा हूँ, इसमें से आपको प्रश्न मिलेंगे, याद रखना इनको अच्छी तरह से। अगला सवाल देखिए, हिंदी काव्य धारा पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो राहुल सांकेतायन की जो हिंदी साहित्य इतिहास की रचना है उसका नाम है हिंदी काव्य धारा, ये याद रखना। राहुल सांकेतायन ने हिंदी काव्य धारा पुस्तक लिखी थी, ये याद रखना। ये भी परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। अगला देखिए, हिंदी साहित्य का केवल प्रवृत्तिगत विभाजन या नामकरण किसने किया था? प्रवृत्तिगत विभाजन करने वाले गियर्सन थे। कौन थे? गियर्सन थे। गियर्सन ने प्रवृत्तिगत विभाजन किया था, ये भी याद रखना। ठीक है, अगला देखिए, साहित्य के इतिहास का कालगत विभाजन कर नामकरण किसने दिया था? कालगत किया था मिश्र बंधुओं ने, ये याद रखना। मिश्र बंधुओं ने साहित्य के इतिहास का कालगत, इस प्रकार से ये हिंदी साहित्य के कालकरण नामकरण के प्रश्न थे। नमस्कार।